हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर है। इससे हम टोटल 5 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसके सही उत्तर भी देखेंगे। तो आप लोग तैयार हैं ना? उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलती होगी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसके बारे में बात करें तो 2+2 बैठक यानी कि 2+2 वार्ता के बारे में। 2+2 बैठकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है, यह विदेश और रक्षा विभाग संभालने वाले दो उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की भागीदारी का प्रतीक है। दूसरा कथन है कि रूस भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता भागीदार है। तीसरा कथन है कि भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 बैठक नहीं है। पूछ कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है तीनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इस प्रश्न को अगर कोई इंग्लिश में देखना चाहता है तो ये रहा वो प्रश्न। उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया होगा, और थोड़ा सा मैं आप लोग को टाइम दे देता हूँ, 2-4 सेकंड आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद प्रश्न पढ़ लिया करें। उसके ऑप्शन पढ़ लिया करें, कथन पढ़ लिया करें, उसको अटेम्प्ट कर लिया करें, उसके बाद आंसर देखा करें। तो वही जो 2-3 मिनट का मैं टाइम देता हूँ इसलिए कि जो इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो को पॉज कर दें। अब वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा 2+2 वार्ता के बारे में। मेरे ख्याल से अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं तो शायद हर किसी ने ये सुना होगा। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको पता होगा 2+2 वार्ता के बारे में। और मुझे ये भी लग रहा है कि उसके बाद भी आप से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया होगा। उसके पीछे वजह क्या है? वही क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया था, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। यही वजह है कि प्रश्न हमारा गलत हुआ है। जबकि आए दिन हम इसके बारे में सुनते हैं 2+2 वार्ता के बारे में। वो यूएसए के साथ होती है, रसिया के साथ होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, उसके बाद भी हमने ये प्रश्न गलत कर दिया। वही वजह है कि रिवीजन नहीं था, या फिर हम उस लेवल पर तैयार नहीं थे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। इसका सही उत्तर होगा ए, केवल एक कथन सही है। वो भी कौन सा वाला? तो ये वाला। मैंने आपको भी बताया है कि जो विदेश मंत्रालय होता है हमारा और जो रक्षा मंत्रालय होता है, हमारी तरफ से ये प्रतिनिधित्व करते हैं 2+2 वार्ता में। और सेम जो काउंटर पार्ट बोलते हैं उसको, जो अन्य देश को होते हैं वहां पर भी। अब कई जगह पे जो रक्षा मंत्रालय होता है उसको कुछ और कहते हैं, विदेश मंत्रालय को कुछ और कहते हैं। कहीं पर फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं, कहीं पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कहते हैं, कहीं पे कुछ और नाम है। तो यानी कि सामने वाला भी वही रहेगा जो हमारी तरफ से रहेंगे। कौन कौन से? तो हमारी तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री, ये दो रहेंगे। अब सामने वाला जो काउंटर पार्ट है उसके देश में उसको कुछ भी बोलते हो, पर इनके समान वाले ही रहेंगे यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। उसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि रूस भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता भागीदार है। रूस नहीं है। रूस नहीं है तो कौन है? यूएसए। ये है हमारा सबसे पुराना और सबसे पहले 2+2 वार्ता भागीदार। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता नहीं। अभी हाल ही में ये चीज भी देखने को मिली थी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, पहले तो यूएसए के साथ हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 वार्ता चर्चा में थी। तो ये स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से आप में से हर किसी ने गलत कर दी होगी, मतलब उसको पता होगा कि ये बात गलत कही गई है। तो मेरे ख्याल से आप जहाँ फंसे होंगे वो दूसरा स्टेटमेंट है कि रूस भारत का सबसे पुराना है, या फिर यूएसए है, या कौन सी कंट्री है, इसमें आप फंस गए होंगे। तो इसी नाते क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या फिर आपने रिवाइज नहीं किया था। उम्मीद है कि अब आप अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसको गलत नहीं करेंगे। व्याख्या वही सारी चीजें दी गई जो मैंने बताया। उसके बाद थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने और महत्वपूर्ण खनिजों और व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक संबंधों को गहरा करने के लिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की थी। यहीं से आपको पता चल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। तो जब तीसरे स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गई। उसके अलावा ये क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ की थी, और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में कौन कौन शामिल होते हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री। तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 2+2 बैठकें प्रत्येक देश के दो उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों, कौन कौन से? विदेश और रक्षा विभागों वाले मंत्रियों की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका उद्देश्य उनके बीच बातचीत के दायरे को व्यापक बनाना है। तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में एक मजबूत, अधिक एकीकृत रणनीतिक संबंध बनाने के लिए यह भागीदारों को दोनों पक्षों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे की रणनीतिक चिंताओं और संवेदनशीलताओं को बेहतर ढंग से समझने में, सराहना करने में सक्षम बनाता है। यहाँ पे वही बिंदु दिया गया कि अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता भागीदार है, ना कि रसिया। और ये कब शुरू हुआ था? तो जब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब थे ना, तब शुरू हुआ था ये चीज। इसके अलावा और किस किस के साथ हमारा 2+2 वार्ता चलता है? तो भारत का जैसे जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके हो गया, रूस हो गया, इनके साथ भी हमारी 2+2 वार्ता चलती है। इस मंच के माध्यम से जापान के साथ बातचीत कब हुई थी? तो 2019 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग की रणनीतिक गहराई को और बढ़ाना था। अक्टूबर 2023 में यूके के साथ ऐसी पहली बैठक हुई, यानी कि अभी जब अक्टूबर 2023 जो बीता है, इसमें हम लोगों ने यूके के साथ पहली बार ऐसी बैठक की थी 2+2 वार्ता। तो हो सकता है कि आपसे किसी वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस में ये पूछ ले कि 2023 में भारत के द्वारा किसके साथ पहली बार 2+2 वार्ता आयोजित की गई।
तो ये कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यूके। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, वैसे तो इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो इंग्लिश वाले भी इसको देखते होंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि ये चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़े आइए, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, आप वहाँ से देख लिया करें इंग्लिश वाला। क्योंकि अगर दोनों बताने जाऊंगा तो फिर 20 मिनट की वीडियो सीधा सीधा 40 मिनट की हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला, सिर्फ टाइम लॉस होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। तोरखम और चमन सीमाएं खबरों में थी, वे जोड़ते हैं कौन कौन से क्षेत्र को? तो भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। सेम प्रश्न इंग्लिश में। तुरखम एंड चरमन बॉर्डर्स वर इन द न्यूज, दे कनेक्ट। ऑप्शन ए है इंडिया म्यांमार, ऑप्शन बी है इंडिया बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान ईरान। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करते टाइम हमें क्या करना है, कम से कम हम अपने देश के बारे में तो जानते ही हैं। अब बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिए, कम से कम हम भारत और बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, भारत म्यांमार जो सीमा है उसके बारे में जानते हैं। तो क्या हमने कभी अपने देश के परिप्रेक्ष्य में इसका नाम सुना है, तोरखम और चमन सीमाओं को लेकर के? कभी भी कभी सुना कि भारत की जो सीमाएं हैं पाकिस्तान के साथ या म्यांमार के साथ या बांग्लादेश के साथ, उसको हम तोरखम और चमन सीमाएं कहते हैं? कभी आपने सुना है ये चीज़? तो कम से कम दो स्टेटमेंट ना आपकी यहीं से हट गई, एलिमिनेट हो गई कि ये दो तो नहीं हो सकती। बचा कौन कौन सा? सी और डी, दो स्टेटमेंट आपकी बचती है। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो कहती है, प्रायिकता के अनुसार आपको क्या करना चाहिए कि इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने दो ऑप्शन ना एलिमिनेट कर दिया है। अब सिर्फ दो ऑप्शन बच रहे हैं, यानी कि अगर ऐसे आपके प्रीलिम्स में होता है कि आपके सामने जो पेपर रखा गया है, मान लीजिए उसमें से कोई एक प्रश्न है जिसके आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि यार ये दो तो नहीं हो सकता है, इसी दो में से कोई एक होगा, तो कहा जाता है कि ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप श्योर नहीं थे, आपको कंफ्यूजन था कि सी होगा या डी होगा और आप प्रश्न को छोड़ के आ गए, ये नहीं करना है। अगर तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जा रहे हैं तो आपको ये प्रश्न को अटेम्प्ट करना ही करना है। और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इस प्रश्न को, कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो देखिए, अटेम्प्ट ऐसे कर सकते हैं, अगर आप लोग को याद हो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना होती, क्या होती कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के कुछ लोगों को फिर से वापस भेज दिया गया था, जो इलीगल माइग्रेंट थे उनको वापस भेजा गया था। ये घटना आप सब ने सुनोगी, पूरे वैश्विक स्तर पर ये चर्चा में थी। तो अब क्या बताने की जरूरत है कि इसका उत्तर सही कौन सा होगा? ये रहा आपका सही उत्तर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो प्रश्नों को ऐसे अटेम्प्ट करना है, टेम्परामेंट ऐसे बनाना है। किसी को भी नहीं पता था ना कि इसका सही आंसर क्या होगा, पर ऐसे ही अटेम्प्ट करना है प्रश्नों को, ठीक है? उम्मीद है कि चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बाकी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 6500 से अधिक अफगान नागरिकों ने तोरखम सीमा के माध्यम से पाकिस्तान छोड़ दिया, जिससे वापस लौटे अफगानों की कुल संख्या 1,70,000 से अधिक हो गई। सरकार द्वारा सभी अपंजीकृत विदेशी नागरिकों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम जारी करने के बाद से स्वैच्छिक निकास जारी है। यानी पाकिस्तान ने जो अवैध नागरिक हैं, जो अवैध प्रवासी हैं अफगानिस्तान के पाकिस्तान में जो घुसे हुए हैं, उनसे क्या कहा था पाकिस्तान की सरकार ने कि या तो आप लोग खुद छोड़ दीजिए हमारा देश और अपने देश वापस लौट जाएं जो अवैध प्रवासी हैं, अन्यथा हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जब कानूनी कार्रवाई करेंगे तो आपको पता है फिर क्या होगी, बर्बरता होगी, महिलाओं के साथ बदतमीजियां होंगी, बूढ़े बच्चों पे बुजुर्गों पे अत्याचार किया जाएगा, उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से उस पाकिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया और अपने देश वापस लौट गए। अच्छा, अब आपके मन में ये आना चाहिए कि ये पाकिस्तान गए ही क्यों थे? तो आपको भी पता है कि अफगानिस्तान में कौन इस समय? तालिबान। तो इसके डर से बचने के लिए, इसकी वजह से ये लोग गए थे, और भी अन्य कारण थे, मतलब ये प्रमुख कारण था। इससे बचने के लिए लोग पाकिस्तान में गए थे। पाकिस्तान भी वही हरकत कर रहा है कि अवैध प्रवासी जो है वापस चले जाएं, तो ये लोग फिर से अपने देश में लौट रहे हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 194 कैदियों को पंजाब के विभिन्न जिलों से स्वदेश वापसी के लिए तुरखम सीमा पार ले जाया गया था। कार्यवाहक सूचना मंत्री जॉन अचकजई के अनुसार 700 अफगान नागरिक भी चमन सीमा से लौटे थे। अब आप कहेंगे पंजाब से, देखिए तो जैसे हमारे पास पंजाब क्षेत्र ना, वैसे ही पाकिस्तान में भी है थोड़ा सा क्षेत्र उनके पास भी है। तो उस वाले पंजाब के बारे में बात की जा रही है। कभी आप सोचो कि हमारे देश से क्यों लेकर के गए थे वहाँ पे? पाकिस्तान को अथॉरिटी कौन देता है कि हमारे देश से लेकर के जाए? उसको अथॉरिटी दे भी दे, वो कुछ नहीं कर सकता यार, मतलब उसकी कोई औकात ही नहीं हमारे सामने। उसके बारे में बात करना ही बेकार है, वो बस ऐसे तुच्छी हरकतें कर सकता है। वही एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वीडियो पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अन्यथा मैं पीडीएफ भेजता हूँ तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, अच्छा हुआ कि याद आ गया। जैसे ये लाइन दी गई ना बॉर्डर सीमा की, तुरखम और चमन, हो सकता है कि आपसे ये ना पूछे कि भाई ये चर्चा में था, किसको कनेक्ट करता है, किसके बीच पाया जाता है, हो सकता है आपसे ये ना पूछे। अब इसके आसपास के क्षेत्र को पूछ ले। अब जब भी आप मैप देखिएगा तो इसके आसपास का क्षेत्र जरूर देखना। मैं मैप लगाना भूल गया, उसके लिए सॉरी।
लेकिन हो सकता है कि फिर मैं कभी इसको दिखाऊंगा ज़रूर। तो अब आपको करना है कि आप जाके मैप में इस सीमा को देखिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास मैप में वो शो नहीं कर रहा है, तुरंत एक चीज़ और है, जहाँ पे आप लोग बहुत तेज जाते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे पहुँचना है। स्क्रीन पे देखिए, गूगल बाबा के पास आप लोग को पहुँचना है और ये सीमा का नाम डालिए और उसके बाद मैप या फिर इमेज वाले एरिया में जाइए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आसपास का सारा क्षेत्र देख लीजिए कि अफगानिस्तान के पड़ोसी कौन कौन से हैं, पाकिस्तान के पड़ोसी कौन कौन से हैं, या पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है वो क्या नाम है उसका, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा का क्या नाम है, भारत अफगानिस्तान सीमा के बीच क्या नाम है। ये सारी चीज़ें आपको फटाफट क्लियर हो जानी चाहिए, क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। और यही है पढ़ाई करने का सही तरीका कि अगर कोई एक चीज़ न्यूज़ में आ रही तो उसके पास जितने भी क्षेत्र बन रहे हैं उन सबको हम कवर कर लें। और अगर आप लोग पीवाई को देखते हो, वैसे आप लोग देखते होंगे, अच्छे स्टूडेंट हैं अगर आप लोग पीवाई को देखते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो देखने तो आप सीरियस ही हैं, अन्यथा कोई ऐसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने नहीं आएगा इस वीडियो में, है ना, सीरियस बच्चा ही आएगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और तो उम्मीद है कि आप पीवाईक्यू भी करते होंगे, और अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि कुछ नहीं पूछा गया था पीएससी के द्वारा। एक बार ये पूछ लिया गया था कि अफगानिस्तान किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, और ये पूछा क्यों गया था, क्योंकि भैया यहाँ पे तालिबान की सरकार बनी थी, वो सब इतना उठापटक हुई थी, तो आपसे कुछ नहीं पूछा, मैप बेस इतना, मतलब मैप बेस इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि अफगानिस्तान किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, बताओ। कोई भी अगर कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ रहा होगा ना उस टाइम, उसने देखा होगा तो सब बताते हैं कि इसके साथ सीमा साझा करते हैं। आप जब भी मैप देखते होगे तो वो चीज़ आपको अपने आप दिखती है। तो ऐसे प्रश्न आ गया था, इसलिए कहा जाता है कि जागरूक रहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये प्रश्न जब भी इसका सीमा देखेंगे तो आसपास के क्षेत्र को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अब यहाँ पे एक तरफ रेगिस्तान का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है, स्थान का नाम दिया गया है, देश कह सकते हैं आप, उसका नाम दिया गया। इसमें पहला रेगिस्तान है नेगेव, कह रहे हैं कि ये सीरिया में पाया जाता है। दूसरा गोबी मरुस्थल, ये कहाँ पे पाया जाता है, रूस में। तीसरा अरल काराकुम, कजाकिस्तान में। पूछ रहा है कि कितने जोड़े सही सुमिलित हैं। अब पीआईक्यू उठा के देखना, ऐसे प्रश्न खूब पूछता है आपसे कि कितने जोड़े सही सुमिलित हैं, खूब पूछता है। तो आप लोग बताइए, इसका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है तीनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सेम प्रश्न इंग्लिश में, डिजर्ट एक तरफ है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन, नेगेव डिजर्ट सीरिया, दूसरी डिजर्ट है गोबी डिजर्ट रसिया, तीसरी डिजर्ट है अरल काराकुम डिजर्ट, कह रहा है कि कजाकिस्तान। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, कितने जोड़े सही मिले हुए हैं, ये पूछ रहा है आपसे। इसमें से कम एक ऑप्शन तो ऐसा है जिसको आप सब कट कर दोगे कि मतलब वो तो नहीं हो सकता, यानी आप ये कह सकते हो कि तीनों तो नहीं हो गए, यानी कि सी ऑप्शन गया, ये नहीं होगा, डी कोई नहीं, तो ये हो सकता है, संभावना है कि इसकी बन सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जो गोबी मरुस्थल है कम से कम ये रूस में तो नहीं पाया जाता है, ये स्टेटमेंट तो सबको पता होगी यार। तो जब ये गलत हो गया तो आपका कम से कम सी वाला ऑप्शन कट। अब कितना ऑप्शन बच रहा है आपके पास, 3 ऑप्शन। आप कभी सोचो कि बच्चों की तरह क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको टेम्परामेंट डेवलप करना सिखा रहा हूँ कि कई बार हमें प्रश्न नहीं आता, हमें नहीं पता है, पर फिर भी अटेम्प्ट करना है। और यूपीएससी का तो यही हाल है, आप उठा के देख लेना, 35 से 40 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को नहीं आता है, चाहे वो फर्स्ट रैंकर हुआ और चाहे वो लास्ट रैंकर हुआ, ठीक है। तो उसको 35 से 40 प्रश्न से ज्यादा नहीं आता, खास करके प्री में। और मेंस में क्या करना है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेंस में आपको क्या करना है, उसके अलावा मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी टेलीग्राम पे, तो इसलिए कहता हूँ आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे कुछ न्यूज़ होती है तो मैं अपडेट कर दूंगा, कोई वीडियो तो वहाँ पे भेज सकता हूँ, तो वो उसका फायदा आप देखिएगा। इस चीज़ में बहुत पहले बोल रहा था कि बेस प्रश्न है तो उसको अटेम्प्ट करिए, उसको खैर छोड़िए, यहाँ पे देखिए। तो कम से कम आप एक ऑप्शन तो कट कर पा रहे हैं ना, बस यही धीरे धीरे आप सीखिए। तो इसका सही उत्तर है केवल एक। कौन सा वाला सही मैच है, तो ये है अरल काराकुम, ये कहाँ पे पाया जाता है, कजाकिस्तान में। अच्छा, काराकुम ये अभी चर्चा में भी था तो आपको याद होगा। और ये जो नेगेव रेगिस्तान है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इजराइल में, सीरिया में नहीं। और देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगा सकते थे, जैसे सीरिया तो इतना ज्यादा चर्चा में है नहीं, कौन कौन से चर्चा में है, जैसे इजराइल हो गया अपना, उसके अलावा फिलिस्तीन हो गया अपना, उसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, यही 4 हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते थे कि इन्हीं में से किसी एक में हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठा के पूछ लेगा, जो न्यूज में बना हुआ है उसी के बैकग्राउंड में जाके पूछेगा, तो सीधे उतना ज्यादा न्यूज में तो है नहीं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते थे, वैसे ये तुक्का ही था एक तरीके का। तो इसका सही उत्तर है केवल एक, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या देखने लीजिए, इतनी ही इसकी व्याख्या। नेगेव रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो इजराइल में पाया जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मंगोलिया और चीन में। अरल काराकुम ये पाया जाता है कजाकिस्तान में। वही चीज इंग्लिश में। अच्छा, ये तो इंग्लिश हिंदी करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इतना तो आप समझ रहे होंगे ना, नाम दिया है, नाम का थोड़ी ना हिंदी इंग्लिश होता है। अब ऐसा थोड़ी कि अगर ये हिंदी में गोभी लिखा था तो ये इंग्लिश में कुछ और हो जाएगा, फिर इंग्लिश में गोभी लिखा तो हिंदी में कुछ और हो जाएगा। नाम है, नाम थोड़ी ना चेंज होता है हिंदी इंग्लिश में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4।
ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो भारत ताइवान संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध है। दूसरा कथन है इन देशों का अपनी राजधानियों में कोई प्रतिनिधि कार्यालय नहीं है। पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सेम प्रश्न इंग्लिश में। विथ रेफरेंस टू द इंडिया ताइवान रिलेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया एंड ताइवान हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। Second one is these countries do not have representative office in their respective capitals. Which of the statement या statements given above is या are correct? Only one, only two, both one and two, neither one nor two. अब देखिए ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना एक दूसरे के अपोजिट में। एक तरफ कह रहा है कि औपचारिक राजनयिक संबंध है और दूसरी तरफ कह रहा है कि राजधानी में कोई प्रतिनिधि कार्यालय नहीं है। अगर तो औपचारिक राजनयिक संबंध हैं तो राजधानी में प्रतिनिधि कार्यालय होना ही चाहिए। तो इस दोनों में से कम एक स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। अगर हमें नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, तब का मैं बता रहा हूँ कि कम से कम एक स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे दोनों ही गलत है, इसका सही उत्तर ना तो एक और ना ही दो है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे प्रश्न दिए रहते हैं जहाँ पे कोई एक ही स्टेटमेंट गलत रहती है और वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोज में रहती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, एक तरफ कह रहा है कि औपचारिक राजनयिक संबंध है। अगर औपचारिक राजनयिक संबंध होते तो फिर उनकी राजधानी में कोई कार्यालय क्यों नहीं होता हमारा? ऐसा तो ही नहीं सकता है, हमारी एम्बेसी ना हो और राजनयिक संबंध है वो भी औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से। तो ये तो दोनों अपोज में जाते हैं। हालांकि इसका सही उत्तर है ना तो एक और ना ही दो। ये वाला डी वाला इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में ब्लूमबर्ग समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत और ताइवान अगले महीने की शुरुआत में हजारों श्रमिकों को द्वीप पर भेजने के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिससे ताइवान के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में नाराजगी फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय श्रमिकों को अपमानित करने वाली नस्लवादी टिप्पणियों में वृद्धि हुई। ताइवान के विदेश मंत्रालय के अनुसार ये बात कही गई। भारत द्वारा हस्ताक्षरित समझौता आर्थिक संबंधों और लोगों से लोग, जिसको पीपल टू पीपल कनेक्ट बोलते हैं, के संबंधों का एक उपसमूह है। ताइवान एशियाई एक्सचेंज फाउंडेशन की फेलो सना हाशमी ने कहा, भारत मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों के लिए श्रम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको भी पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ पे जो श्रमिक है वो बहुत कम कीमत पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो वही चीज़ है कि कई बार हम लोग अपने श्रमिकों को बाहर के देशों में, जैसे यूके हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे भी हम सोचते हैं कि इनको कुछ काम मिल जाए तो हमारे देश से एक थोड़ी सी बेरोजगारी कम होगी, दूसरा हमारे संबंध भी अच्छे होंगे। कई बार हम यूके और ऑस्ट्रेलिया से बात भी करते हैं इसके बारे में। भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, जबकि पहली स्टेटमेंट दी कि है। दूसरा, नई दिल्ली और ताइपे ने, ताइपे क्या है तो ये ताइवान की राजधानी है, 1995 में ही अपनी अपनी राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित कर लिए थे। तो भैया औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, उसके बाद भी ताइपे यार एक जो ताइवान की राजधानी है और दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है, ये तो सभी को पता होगा ना, नई दिल्ली, तो यहाँ पर इनके कार्यालय हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी वही एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, क्या ही पढ़ूं इसको, अब प्रश्न पढ़ दिया था मैं कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ से देख लीजिएगा अगर कुछ रह जाता तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। रक्षा औद्योगिक सहयोग के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा देश एक पैदल सेना लड़ाकू वाहन का सह उत्पादन करने पर सहमत हुआ है? ऑप्शन ए है भारत और यूएसए, ऑप्शन बी है भारत और रूस, ऑप्शन सी है भारत और इसराइल, ऑप्शन डी है भारत और फ्रांस। ये वही प्रश्न, एज पार्ट ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज एग्रीड टू को प्रोड्यूस एन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल? ऑप्शन ए है इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन बी है इंडिया एंड रशिया, ऑप्शन सी है इंडिया एंड इसराइल, ऑप्शन डी है इंडिया एंड फ्रांस। देखिए यहाँ पे भी आप आसानी से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता है, इस प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कम से कम दो ऑप्शन आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, आप तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कैसे कर सकते हैं। रूस क्या ऐसी चीजें करने के लिए अभी सक्षम है? उसके यहाँ पे तो युद्ध चल रहा है। यही हाल इसराइल का भी है, ये दोनों तो युद्ध में फंसे हुए हैं। तो अपनी सारी शक्ति यहाँ पे लगाएंगे या फिर हमारे साथ ये को प्रोड्यूस करने चलेंगे? ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर सिंपल सी बात है कि अगर घर में आग लगी तो आदमी पहले आग ही बुझाएगा। ऐसा तो नहीं कि पहले चलेगा चलो पार्टी करके आते फिर आग बुझाएंगे। तो पहले रूस और इसराइल क्या करेंगे, जो इनके साथ युद्ध में लगे हुए पहले उनको देखेंगे ना, उसके बाद किसी समझौते पर, सहमति पर ये आके एग्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ से दो स्टेटमेंट तो आप कट कर सकते थे। अगर नहीं पता तब का बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपके पास ए और डी बच गया। तो ये होता है ना टेम्परामेंट, प्रश्न को अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो माइंडसेट है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं पता तो आप सोचो कि क्या नहीं हो सकता है,
जैसे एक तो होता है कि हमें पता है कि इसका आंसर सही होगा, जब हमें नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है तो हमें ये सोचना कि कौन सा नहीं हो सकता है, कि मतलब ये तो किसी हाल में नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। हालांकि कई बार वो गलत होता है पर ये 99 टाइम सही हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा नहीं हो सकता। अब रूस भी फंसा, इसराइल भी फंसा, ये दोनों गए, अब बाकी के 2 ऑप्शन आपके बच गए। और मैंने इसके पहले ही बताया कि जब भी आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो 50-50% चांसेस बनते हैं सही होने के और गलत होने के। तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर ऐसे प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो सिलेक्शन भूल जाइए। ये प्रीलिम्स के लेवल पे बता रहा हूँ, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आप मेंस ही नहीं लिख पाओगे जब प्री में क्वालिफाई नहीं करोगे। तो जहाँ पर भी 50-50 चांसेस बनता है तो आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, आप चाहे स्कूल में 100 में से 99% लेकर के आते रहो, डजेंट मैटर। वो यहाँ पे यूपीएससी प्री में आपको 50%, 55% मार्क्स ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे 99% का सोच रहे हो तो सिलेक्शन विलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। बड़े से बड़ा टॉपर हो और चाहे लास्ट रैंकर हो, सबकी वही हाल होती है कि 35 से 40 प्रश्न करते करते सही करते करते जो हमें पता हो एग्जैक्टली क्या है इसका तो यही सही होगा, ऐसे ऑप्शन हमें बहुत कम पता होते हैं। यही यही उसका रेशियो है, 35 से 40। इतना करते करते ना हालत खराब हो जाती है बड़े से बड़े टॉपर की। नहीं यकीन हो रहा है, किस दिन सब कुछ बंद कर लो, रूम बंद करो, पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप देख लेना, पीवाईक्यू उठाओ और खास करके 2023 वाले उठा के देखिए। रूम बंद करिए, मोबाइल बंद करिए, एकदम वो पूरा माहौल तैयार कीजिए कि मैं 2 घंटा एकदम स्टॉप वॉच चालू कर लीजिए, 2 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं दूंगा। अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा। जबकि वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर भी नहीं है आपको, और ना तो आपको साइन करना है, ना तो थंब लगाना है, ना तो और भी 10 लोग बैठ के दे रहे हैं। जहाँ पर भी 50-50 चांसेस बनता है ना, आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपके आगे वाला, आपके पीछे वाला या आपके स्कूल में कोई ना कोई करने वाला है, जहाँ पे आपका सेंटर गया तो सिलेक्शन उसी का होने वाला। तो आपको ऐसा अटेम्प्ट करना है। इसका सही उत्तर है ए। भारत और यूएसए ने ऐसा समझौता किया है। भारत और अमेरिका रक्षा औद्योगिक सहयोग के हिस्से के रूप में एक पैदल सेना लड़ाकू वाहन का सह उत्पादन करेंगे। 2+2 बैठक के दौरान इसकी घोषणा की गई। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन शामिल थे, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। वही 2+2 में कौन शामिल थे तो मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पे इंडिया और यूएसए, ये 2 कंट्रीज मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। जो पैदल सेना हमारी होती है उसके लिए वाहन बनाएंगे। वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे इंग्लिश में। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और या फिर आप ये चैनल सर्च करिए, वो भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ वहीं पे मिलने वाली है टेलीग्राम पे। बाकी यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बोले में जो भी गलती हुई इसके लिए दिल से सॉरी, और आप सबके सपोर्ट के लिए सच में तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप में से किसी एक ने भी चैनल छोड़ा नहीं है। जबकि मैंने कहा था कि मैं करंट अफेयर की वीडियो नहीं ला पाऊंगा, उसके बाद भी आप सब चैनल से जुड़े रहे, तो उसके लिए धन्यवाद। बाकी देखते हैं, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर शुरू करूँगा, आप टेंशन ना लें।